नमस्कार साथियों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी जिसकी परीक्षा 17/2/2025 को होने वाली है, यानी कि कुछ ही घंटों के इंतज़ार में आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। और सर्वप्रथम दिन आपका हिंदी का परीक्षा है और हिंदी के परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि 100% आपकी परीक्षा में लड़ सकते हैं, हम उन्हीं संभावित प्रश्नों को लेकर के आज चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल 100% गारंटी रहेगी कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में रहेंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका परीक्षा जो है ना वो बहुत ही जल्द होने वाला है और बहुत ही सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों में से कुछ केस प्रश्न को लेकर के आज हम लोग आए हैं। पहला प्रश्न है, अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? साथियों, हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्नों को चर्चा करेंगे कि किस चैप्टर से कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो बिल्कुल धैर्य पूर्वक आप लोग एक जगह बैठ जाइए और आसानी से इन सभी प्रश्नों को समझते जाइए। फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा से यह प्रश्न है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित है, जिनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और यह एनहिलेशन ऑफ कास्ट से इस चैप्टर को लिया गया है। इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। यानी कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जातिवाद के अनुसार पे हम लोगों ने काम को क्या कर दिया है, बांट दिया है कि कोई व्यक्ति अगर दलित समुदाय का है तो यह काम करेगा, कोई व्यक्ति मध्यम वर्गीय है तो यह काम करेगा, कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल से है तो वह व्यक्ति इस प्रकार सा काम करेगा। तो वही बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर से प्रश्न है 20 के दांत से, नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा रचित है। इस चैप्टर से काशू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता है। साथियों, जाइएगा जब परीक्षा देने ना तो इनमें से तमाम प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो लिखेंगे कि काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण काशू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। जैसा कि कासू को लट्टू खेलने का मन था, लेकिन मदन बोलता है कि मैं तुमको लट्टू नहीं दूंगा खेलने के लिए। इसी बात पर उन दोनों के बीच क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो लेखक इसके द्वारा बच्चों में ईर्ष्या और इनकार को दिखाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मैक्स मूलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो मैक्स मूलर, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर है, और जो कि यह जो प्रश्न है भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ से उसके लेखक है मैक्स मूलर जी, जिनका जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में हुआ है। यह ऑब्जेक्टिव भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर लिखेंगे कि मैक्स मूलर की दृष्टि में स्वच्छ भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के गांवों में ही हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांवों में बसती है। वही हार्दिक संपन्नता और आर्थिक विपन्नता है। धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित हैं। साथियों, भारत जाना जाता है अपने गांवों के कारण, गांव की उन संपदाओं के कारण, उन प्राकृतिक संपदाओं के कारण जिससे यह भारत घिरा हुआ है। भारत में तमाम लोग हैं, उन तमाम लोगों में बढ़ती जनसंख्या का एक स्रोत है गांव। यानी कि गांव में बहुत ही अधिक लोग रहा करते हैं, काफ़ी मिलजुल करके प्रेम व्यवहार से रहा करते हैं। वह बोलते हैं कि किसी को भारत घूमना है तो भारत के गांव से होकर के घूमना पड़ेगा, क्योंकि भारत को समझना सबके बस की बात नहीं है। चलिए, भारत के गांवों का इतिहास काफ़ी पुराना है। चौथा प्रश्न
कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति जो है मनुष्य को क्या याद दिलाती है। साथियों, हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों को ले रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। प्राचीन काल में मनुष्य जब जंगली था यानी आदि मानव था तो वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखूनों की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। दांत होने के बावजूद भी नाखून उसके प्रमुख हथियार थे। उस समय अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून ही प्रमुख अंग थे। आज नखधारी मनुष्य अत्याधुनिक हथियार का प्रयोग कर रहा है। देखिए साथियों, जो बढ़ता नाखून है ना, वह कभी हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ करता था। आज इस नाखून को जब छोटे छोटे ही रहते हैं, हल्के बड़े होते हैं, जिसे काट के आप लोग फेंक देते हैं, कभी उसे बड़ा कर कर हथियार बनाया जाता था और जानवरों से अपनी सुरक्षा की जाती थी। लेकिन आज हम लोग बहुत सारे प्रकार के अत्याधुनिक हथियारों का खोज कर चुके हैं, जिसके कारण हम लोग नाखून को भूलते चले जा रहे हैं। प्राचीन युग में जो नाखून था ना, वो प्रमुख हथियार के रूप में था। ठीक है, चलिए 5वें चैप्टर से नागरी लिपि जो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा रचित है, उस चैप्टर से एक प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लगभग 200 वर्ष पहले छापा खाने के लिए देवनागरी लिपि बनी। तब से अनेक पुस्तक छपनी, यहाँ पे छपनी होगा, अनेक पुस्तक छपनी शुरू हो गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभिन्न साहित्यिक और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया और तभी से इसमें क्या आ गई जी, स्थिरता आ गई। साथियों, आप सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न, हम तो कहते हैं सभी प्रश्न इसी वीडियो से रहने वाले हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ साथियों इस वीडियो को थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो जरूर साझा कीजिएगा। लिखिए 6 नंबर प्रश्न है कि किन कर्म से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। उत्तर लिखेंगे कि लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। धीरे धीरे लेखक का लड़का उसे उस पर यहाँ पे धीरे धीरे लेखक का लड़का उस पर दबाव डालकर काम करवाने लगा। कुछ समय पश्चात लेखक की पत्नी और पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। एक दिन लेखक के रिश्तेदार लेखक के घर आए और रुपए खो जाने की बात करते हुए बहादुर पर चोरी का आरोप मढ़ दिया। बहादुर पर चोरी का आरोप मढ़ दिया। उस दिन लेखक ने भी बहुत बहादुर को बार बार प्रताड़ित होने बहादुर को यहाँ पे होगा बहादुर को लेखक ने भी बहादुर को पीटा। बार बार प्रताड़ित होने एवं मार खाने के कारण एक दिन बहादुर ने लेखक का घर अचानक छोड़ दिया। साथियों, कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, उसका जो आत्मसम्मान होता है वह श्रेष्ठकर होता है। बार बार लेखक के परिवार के द्वारा यानी कि किशोर और उसकी जो माँ थी यानी कि लेखक की जो पत्नी और उसके बेटे के द्वारा बार बार उस बहादुर नाम के लड़के को, एक नेपाली लड़के को जो जिसको प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा था, बात बात पर उसे पीट दिया जाना और लेखक के जब रिश्तेदार आए थे उस पर चोरी का आरोप लगा देना, जिस पर लेखक भी काफ़ी गुस्सा हो गए थे, उसको पीट दिया था। इसी के कारण बार बार मार खाने के कारण, बार बार प्रताड़ित होने के कारण एक दिन लेखक का घर बहादुर ने छोड़ दिया। चलिए 7वें चैप्टर से परंपरा का मूल्यांकन से एक प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि परंपरा ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं और जो रूढ़ियाँ तोड़कर, यहाँ पे रूढ़ियाँ होगा, और जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। ऐसा इसलिए कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तन मूलक साहित्य का जन्म लेता है।
अगला प्रश्न, और बिरजू महाराज और रश्मि बाजपेयी के बीच जो संवाद हुआ है, ठीक है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है, काफी सुंदर सा पाठ है। प्रश्न है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज जी कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? उत्तर लिखेंगे, बिरजू महाराज महान नर्तक थे। उनके कार्यक्रम देश के विभिन्न कोने में हुए, विदेश में नाम कमाया, लेकिन नर्तक के अलावा वाद्य वादन का भी काफी शौक था। वह सितार, तबला, हारमोनियम, गिटार, सरोद, बांसुरी आदि बजाया करते थे। देखिए, बिरजू महाराज एक महान नर्तक थे, ठीक है, काफी देश विदेशों में उन्होंने नृत्य किया और अपने नाम का प्रख्यात किया, लेकिन वह नृत्य के साथ साथ सितार भी बजा लेते थे, तबला भी, हारमोनियम, गिटार, सरोद और बांसुरी भी आदि बजा लिया करते थे। 9वां प्रश्न है जो कि 9वें चैप्टर से है, अशोक वाजपेयी को नदी के तट पर बैठे क्या अनुभव होता है? अशोक वाजपेयी जब रोन नदी के किनारे बैठे होते हैं तो उनको क्या अनुभव होता है? उत्तर लिखेंगे, दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बैठे हुए लेखक को ऐसा लगता है कि वह भी नदी के साथ उसके प्रवाह से मिल बह रहा है। शीतल और स्वच्छ जल में कभी भी स्वन्य को उसी की तरह क्या करने लगते हैं, समझने लगते हैं, बिल्कुल नदी की भांति। नदी की जो लहरें बहती रहती हैं, उसी के साथ जो अशोक वाजपेयी का भी मन मिलजुल करके बहता रहता है। चलिए, अगला प्रश्न है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? उत्तर लिखेंगे कि संतु अभी अबोध है, यानी कि अबोध बालक है, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसे नहीं मालूम है कि मछलियाँ काटती नहीं हैं। यहाँ पे मछलियाँ काटती नहीं हैं, इसलिए वह मछलियों को छूने से हिचक रहा है। बड़े भाई के समझाने पर वह एक बार छूता है, लेकिन झट से अपनी उंगली हटा लेता है। उसके मन का डर अभी भी बना हुआ है। देखिए, जो संतु है ना, यहाँ पे संतु नहीं संतु होगा, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। वह डरता रहता है कि अगर वह मछली को छूता है तो कहीं मछली उसे काट न ले, ठीक है, लेकिन उसे क्या मालूम कि मछलियाँ काटती नहीं हैं। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे कि डुमराव की महत्ता 2 कारण से है। पहले तो यह कि इसके आसपास की नदियों के कछारों में रीढ़ यानी नरकट नाम की एक प्रकार की घास पाई जाती है, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खान का यह पैतृक निवास है। उनके परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन यही के थे और उनके खानदान के लोग क्या बजाया करते थे? शहनाई बजाया करते थे। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं? तो गांधी जी प्राकृतिक सामंजस्य को स्थापित करने के पक्षधर थे। हमारे देश में विदेशी भी जाकर बस चुके थे। उनकी और हमारी संस्कृति में अनेक आदान प्रदान हो चुके हैं। वे ऐसी संस्कृति के पक्षधर नहीं थे जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी को हजम कर जाए, यानी कृत्रिम और बलपूर्वक कहीं सामंजस्य नहीं हो। साथियों, इन 12 प्रश्नों को जो कि आपके गद्य खंड से लिए गए थे, इन 12 प्रश्नों को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ करके याद कर लीजिएगा। हम लोग कुछ ही समय के बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपके काव्य खंड से 12 सब्जेक्टिव प्रश्न जो गेस करेंगे आपके परीक्षा में आ सकते हैं। फिर जो सेकंड हिंदी है, ठीक है, सेकंड हिंदी है, उससे भी हम प्रश्नों को लेकर के आएंगे, जैसे दही वाली मंगम्मा से, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को आपको करवाया जाएगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।